जय श्री राम दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वॉइस। मैं इससे पहले वॉइस की एक वीडियो और भी रिकॉर्ड कर चुका हूं, वो आपने देखी होगी। उसमें मैंने बताया कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है। वही चीजें मैं एक बार रिवाइज कराने वाला हूं, रिपीट कराने वाला हूं इस वीडियो में। तो आप देखते हैं कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और कौन सी ऐसी बातें जो पैसिव में ही बोली जाती हैं। कितने तरह के सेंटेंस जो है हम एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं और कितने तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव नहीं बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव में ही लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस में ही लिखा जाता है उस सेंटेंस को। इसके अलावा क्या एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सिर्फ दो ही तरह के वॉइस होते हैं या फिर कोई तीसरी तरह का वॉइस भी होता है, जैसे कि क्वेश्चन वॉइस। तो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, टोटल पढ़ने वाले हैं, पूरा का पूरा वॉइस इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जितनी भी तरह के सेंटेंसेस है मैं वो सबके सब सेंटेंसेस आपको पढ़ाने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको वॉइस से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो जो एक्टिव से पैसिव बनाना है या पैसिव से एक्टिव बनाना है, आप उसको इजीली कर पाएंगे, बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखेंगे तभी समझ में आएगा। कई बार क्या होता है कि बच्चे वीडियो को स्टार्ट तो करते हैं, 10 मिनट देख के 15 मिनट देख के बोर हो जाते हैं और बोर होने के बाद क्या करते हैं, वो वीडियो को बंद कर देते हैं। बोर होने वाली बात नहीं है, आपको नॉलेज मिल रहा है, नॉलेज की तरफ ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट की तरफ ध्यान मत दीजिए। अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजें करते हैं ना, तो लाइफ आपके अकॉर्डिंग कभी नहीं बनेगी। आपको मेहनत करनी है। मेहनत का मतलब होता है कि जो आप काम नहीं भी करना चाहते वो भी आपको करना है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट नहीं बनता उनमें, लेकिन आपकी लाइफ को सुधारने के लिए वो काम बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो सब आपको काम करने हैं। तो पढ़ाई भी उसी में से एक आ जाती है। पढ़ाई में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट तो नहीं होता, लेकिन आपको एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए या लाइफ में आगे बढ़ना है, सीखना है, अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, तो आपको पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, हम वॉइस पढ़ते हैं। वीडियो को पूरा देखते रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाली वीडियो आपको इजीली मिल जाए। आपको तुरंत वीडियो अपलोड करते चैनल पे आपको तुरंत पता लग जाए और आप डेली अपनी रूटीन में हमारे चैनल पे इन वीडियोस को देखते हुए अपने इंग्लिश के नॉलेज को बढ़ाते रहें और कोई भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स हैं उनको आप इजीली क्रैक करते रहें। और वॉइस की बात करो तो वॉइस जो है सीपीयू, अभी सीपीयू का एग्जाम आने वाला है। सीपीयू के एग्जाम में वॉइस जो है 25 मार्क्स का आएगा। 200 मार्क्स की सीपीओ मतलब जो एसएससी सीपीओ, जिसमें आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर या सीएएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होता है। उसका जो मेंस एग्जाम होता है 200 मार्क्स की इंग्लिश ही आती है, जिसमें 25 मार्क्स का सिर्फ और सिर्फ वॉइस आता है। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद उन 25 मार्क्स में से एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है। 25 आउट ऑफ 25 ही मार्क्स आपके आएंगे, ये गारंटी है। लेकिन वीडियो को देखते रहिए, अंत तक बने रहिए। लेट्स स्टार्ट वॉइस की कैसे पढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजों को ध्यान। और शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, उन 25 क्वेश्चंस को आप विद इन 5 मिनट्स कैसे कर पाओगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। टाइम अगर जो आप वॉइस जैसे क्वेश्चन में टाइम बचाओगे तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब कॉम्प्रिहेंशन के अंडर में जो भी चीजें आती हैं, आपके पैसेज आते हैं, आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट आते हैं, उन सबको भी आप टाइम दे पाओगे। वॉइस एक ऐसा लेसन है या ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड 25 क्वेश्चन आएंगे और जिसमें सिर्फ 5 ही मिनट लगेंगे और 25 मार्क्स में से एक भी मार्क्स आपका नहीं कटने वाला है। लेट्स स्टार्ट। वॉइस जो है, अब एक्टिव वॉइस पॉसिटिव सबको पता है, लेकिन क्या कोई तीसरा वॉइस भी होता है? अब मैंने सुना है, लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि वो क्या होता है। एक क्वेश्चन वॉइस होता है। चलो, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। राम हैज रिटन लेटर। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है, हमेशा सब्जेक्ट बात करता है कि सब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है। जो काम को कर रहा है उसको सबसे पहले लिखा जाता है, मतलब सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखा जाता है जो काम को कर रहा है। उसके बाद अपना हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो राम लेटर लिख चुका है। अगर उसी बात को मैं लिख दूं कि लेटर लिखा जा चुका है राम के द्वारा, लेटर लिख दिया गया है राम के द्वारा, लेटर हैज बीन रिटन बाय राम इजीली। अब इस सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव को में चेंज करने के लिए हमने कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए इसको चेंज किया है, वो ये बातें, ये 6 बातें हैं। क्लियर है? अब मैं कहता हूं कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव को, पैसिव से एक्टिव को चेंज करेंगे तो हम इन 6 बातों का ध्यान रखेंगे। और मोस्टली 80% सेंटेंसेस, चाहे वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो, इंपेरेटिव, कोई किसी भी तरह के सेंटेंस हो, वो इन 6 बातों को ध्यान में रखते हुए आपके इजीली एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो अब देखिए, पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट। मतलब क्या? ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट।
अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब जैसे राम सब्जेक्ट है इस एक्टिव वॉइस में, उसको मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। मतलब पहला रूल, पहला काम हमने कर दिया। मींस एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त जो पहला काम हमने करना है वो हमने यहां पर कर दिया। अब दूसरा क्या है, दूसरा काम है बी को जोड़ना। दूसरा काम है बी को जोड़ना, और बी कहां जोड़ना है, बी हमेशा मेन वर्ब से पहले जुड़ेगा। ये हमारी मेन वर्ब है, इससे पहले मैंने बीन जोड़ दिया। अब कई बार कहते हैं कि बीन जुड़ेगा, वाज जुड़ेगा, वर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा। मैंने पहले भी, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ बी पे ही फोकस करके वो सारी वीडियो मैंने 25 मिनट्स की वीडियो जो मैंने आपको अपने चैनल पर अपलोड की थी, वो मैंने सिर्फ बी के बारे में बताने के लिए कि बी की क्या वैल्यू है एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त, पैसिव से एक्टिव बनाते वक्त बी की जो वैल्यू है, उसी पे मैंने एक पूरा का पूरा वीडियो डिस्कस किया है। तो अभी देखिए कि बी की क्या वैल्यू है वो देखते हैं। बी कौन सी फॉर्म में आता है। अगर मैं टेंस के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग जाऊं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैज, गो, हैज बीन में चेंज कर देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। कैसे पता लगा, हैज हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज को हैज बीन में चेंज कर देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता ही है। तो यहां पर, और लेकिन अगर जो मैं एक बात करूं अपनी लास्ट वीडियो में, जो मैंने आपको बहुत अच्छा रूल बताया था, जिसमें अगर आपको टेंस का ध्यान नहीं भी है तो भी आप इजीली बी को कौन सी फॉर्म में लिखना है वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं। वो क्या है कि ये जो रिटर्न है ना, रिटर्न, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, थर्ड। तो मैंने बताया कि मतलब एक्टिव वॉइस में जिस फॉर्म में मेन वर्ब यूज होगा उसी फॉर्म में बी यूज करना है। अब मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। तो हमने पैसिव बनाते वक्त बी का थर्ड फॉर्म ऐड कर दिया, और उसके बाद क्या है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आना ही है। और उसके बाद तो तीसरा रूल क्या किया, हमने मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर दिया, थर्ड फॉर्म यूज कर दिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऐड प्रेपोजिशन बाय बिफोर ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं है कि बाय हो, कोई प्रेपोजिशन ऐड करना है। कुछ हमारी वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें जो हमें बाय, जिसमें यूज नहीं होता, बाय के अलावा कोई दूसरे प्रेपोजिशन, फिक्स प्रेपोजिशन यूज होते हैं। तो वो वाले सेंटेंसेस, वो वाले वर्ब वाले सेंटेंसेस भी हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। अभी देखते हैं। देखो, तो रिटर्न के बाद क्या हुआ, हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट को लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले, उससे पहले हमें क्या यूज करना है, बाय यूज करना है। तो हमने यूज कर दिया और एक्टिव से पैसिव बन गया। राम हैज रिटन अ लेटर, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय राम। अब देखो, अब मैंने ये दो चीजें और लिखी हैं। ये दो चीजें तब होती हैं जब हमारा सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो। सब्जेक्ट कोई प्रोनाउन हो, प्रोनाउन भी कौन सा, पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, 11 तरह के होते हैं। प्रोनाउन क्या होता है, जब नाउन की जगह पे यूज हो, और वो कितने तरह के होते हैं, 11 तरह के। सबसे पहली टाइप का जो प्रोनाउन होता है वो पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन पे भी वीडियो डालने वाला हूं आने वाले उसमें। तो सबसे पहले जो हमारा प्रोनाउन आता है वो पर्सनल प्रोनाउन, मतलब आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट। पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज होता है। अगर यहां पर ही होता तो यहां पर मैं ही को क्या लिखता, हिम लिख देता। अगर यहां पे आई होता तो मैं क्या लिख देता, मी लिख देता। अगर यहां पर शी होता तो मैं क्या लिखता, हर। अगर मैं यहां पर दे होता तो देम लिख देता। तो मतलब पर्सनल प्रोनाउन को सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में चेंज करना होता है। और इसके बाद चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अगर जो हमारा, चलो ये चीज मैं आने वाले सेंटेंस में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हमने एक बेसिक चीज पे ध्यान किया कि ये चीज, ये मेन तो 4 रूल है जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे। अब इसके बाद एक चीज डिस्कस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी जब एक्टिव में ही काम चल सकता है। मतलब जब इसी सेंटेंस से, एक छोटा सेंटेंस है, ज्यादा वर्ड भी नहीं लिखने पड़े, तो पैसिव की जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्या जरूरत है। आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में देखना कि मोस्टली लैंग्वेज जो है, मोस्टली सेंटेंस पैसिव में होते हैं। मोस्टली सेंटेंस पैसिव में होते हैं। उसका रीजन मैं बताऊंगा आपको। एक बार आप पढ़ के देखना, पढ़ के मुझे कमेंट करना कि पढ़ने से आपको क्या समझ में आया। क्या वाकई में न्यूज़पेपर के मोस्टली सेंटेंस पैसिव लैंग्वेज में लिखे थे या एक्टिव लैंग्वेज में, एक्टिव सेंटेंस थे या पैसिव सेंटेंस थे। उसके बाद मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट, क्योंकि और वीडियोस भी वॉइस पे आने वाले हैं, वो सारी प्रैक्टिस वीडियोस होंगी। उसमें हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हर वीडियो में 50 सेंटेंसेस को हम प्रैक्टिस किया करेंगे। चलो आगे देखते हैं। अ लेटर हैज बीन, ये तो हमने कर लिया। अब क्या है, पैसिव की वैल्यू। मैं बताने वाला था पैसिव की वैल्यू। पैसिव की वैल्यू क्या होती है। अब कई बातें ऐसी हैं जो मोस्टली पैसिव में ही लिखी जाती हैं। जैसे बहुत सारी चीजें मैं बोलता हूं कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं ऐसा बोलूंगा। कई बातें ऐसी हैं जो मोस्टली पैसिव में ही लिखी जाती हैं, एक्टिव में बहुत कम। हाँ, हम बनाना चाहें तो एक्टिव भी बना सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो बातें क्या करते हैं, हम पैसिव में ही लिखते हैं, एक्टिव लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं वो बातें। के जैसे सपोज दैट आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है,
गेस्ट आने के बाद सब अंकल आ गए पापा से मिलने या आंटी आ गई मम्मी से मिलने, तो जब अंकल आते हैं तो अंकल थोड़ी देर बैठते हैं, अपना मिलते हैं, तो जाने लगते हैं, चलो भाई साहब मैं चलता हूं। इतने में पापा क्या बोलते हैं, अरे भाई साहब रुकिए जरा, चाय बन रही है, पी के जाइएगा, चाय बन रही है। अब कौन चाय बना रहा है, बेटा चाय बना रहा है, बेटी चाय बना रही है, पापा मम्मी चाय बना रही है, मतलब पापा की बीवी मतलब मम्मी चाय बना रही है, नहीं पता, उसी तो कहते हैं चाय बन रही है, मतलब काम चल रहा है, या चाय बन चुकी है पी के जाना, भाई चाय बन गई है पी के जाना। तो अब क्या है, वहां पर बनाने वाले की बात ना करते हुए सीधा क्या किया, एक्शन पे फोकस किया कि ये काम हो रहा है या ये काम हो चुका है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जहां पर हम सब्जेक्ट पे, करने वाले पे फोकस ना करके सीधा सीधा किस पे फोकस करते हैं, काम पे, एक्शन पे फोकस करते हैं, और करने वाले के बारे में ना भी बताया जाए तब भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट माना जाता है। और ऐसी बहुत सारी बातें हम जनरल लाइफ में भी बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी बातें, मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, देखो यहां पर, ऐसे रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। आप कहीं जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि सड़क बन रही है, कोई नई सड़क बन रही है, तो आपको कह रहे हैं सड़क बन रही है, ठीक है। तो या फिर ये रोड जो है 7 साल पहले बना था, तो दिस रोड वाज कंस्ट्रक्टेड 7 years ago। अब पैसिव में पहचानने के लिए क्या है कि ये जो हमारा वर्ब है ना, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अभी तो देखने में तो सब्जेक्ट ही लग रहा है ना, तो अभी क्या, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट इस काम को नहीं कर रहा। रोड किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा, ये कंस्ट्रक्शन का जो काम है रोड के साथ हो रहा है, मतलब इसका इफेक्ट वापस इस पे आ रहा है। मतलब ये सब्जेक्ट काम को नहीं कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट के साथ, ये काम सब्जेक्ट के साथ ही हो रहा है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसको मजदूर बना रहे हैं या मशीन्स बना रहे हैं, तो मैंने सीधा बोल दिया कि सड़क बन रही है, रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ये रोड बना था 7 साल पहले, किसने बनाया था ये बताने की जरूरत नहीं है, मजदूरों ने ये रोड बनाया था, किसने बनवाया था ये भी नहीं बताने की जरूरत है, सीधा क्या है, दिस रोड वाज कंस्ट्रक्टेड 7 years ago। तो ये पैसिव लैंग्वेज है। मोस्टली ऐसी बातें मोस्टली पैसिव में ही, पैसिव लैंग्वेज, पैसिव सेंटेंसेस का यूज करके ही बोली जाती हैं। हमारी बोलने चालने की भाषा में भी हम बहुत सारी बातें हैं जो पैसिव में बोलते हैं। तो चलो वो तो एक भाषा हो गई। अब मान लो गांधी जी की बात करें, गांधी जी के पैदे, महात्मा गांधी हमारे जो राष्ट्रपिता हैं उनकी बात करें, तो गांधी जी वाज बोर्न इन 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे। अब देखो, ये तो नहीं कहेंगे कि उनकी माता जी ने गांधी जी को जन्म दिया था 1860, मोस्टली यही पढ़ा जाता है कि गांधी जी पैदा हो गए थे, तो ये भी क्या हो गया, पैसिव हो गया। मेरा घर 2008 में बना था, माई हाउस वॉज बिल्ट इन 2008, पैसिव हो गया। पैसिव में किसने बनाया था, मजदूरों ने बनाया था, मिस्त्री ने बनाया था, मैसन ने नहीं बताया, भाई 2008 में बना था। टीज भी, अभी मैंने एक एग्जांपल दिया कि चाय बन रही है अंकल जी पी के जाना, चाय बन रही है भाई साहब पी के जाना, टी इज बीइंग प्रिपेयर्ड, चाय बन गई है, टी हैज बीन प्रिपेयर्ड। तो अभी क्या है, ये वाला सेंटेंस क्या है, पैसिव। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम हमेशा पैसिव में बोलते हैं। एक्टिव में बोलना चाहे तो बोली जा सकती हैं, लेकिन उनको एक्चुअली पैसिव में ही बोला जाता है, और पैसिव में बोलते वक्त ही अच्छा लगता है। क्लियर। जैसे टेलीफोन जो है इन्वेंट किया था ग्राहम बेल ने, हम ऐसा भी देख सकते हैं ग्राहम बेल इन्वेंटेड टेलीफोन, या टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल, किसी भी तरीके से हम इस बात को बोल सकते हैं। तो समझ में आया पैसिव लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम पैसिव में ही बोलते हैं, हम एक्टिव में नहीं बोलते हैं। आइए तो देखते हैं अभी। चलो ये तो बात होगी, मैंने एक सेंटेंस लिखा है पर एक सिंपल सेंटेंस को हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया, पर क्या सिर्फ इसी तरह के सेंटेंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं? सेंटेंस एग्जाम में बहुत सारे तरह के सेंटेंस आने वाले हैं, बहुत ही सारे तरह के सेंटेंस। उन सभी सेंटेंसेस के पहले मैं आपको टाइप बताऊंगा ताकि आपको यह कंफर्म हो जाए कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। उसके बाद जब वो सारे टाइप में डिस्कस कर लूंगा, मतलब सारे टाइप आपको बता दूंगी, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाए कि हाँ इस वीडियो में कितने तरह के सेंटेंस बताने वाले हैं। हाँ, इससे ज्यादा, इससे फालतू तो कोई सेंटेंस आता ही नहीं है, इससे अलग टाइप का तो कोई सेंटेंस आता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस वीडियो में बिल्कुल जो सेंटेंस बताने वाला हूं वो बहुत ही, मतलब ऐसा कोई भी टाइप नहीं बचेगा जिस टाइप का सेंटेंस आपके एग्जाम में आए और आपको इस वीडियो में वो ना मिले। बेशक ये वीडियो 1 घंटे की, 1.5 घंटे की, कितने की भी बनने वाली है, इट डजंट मैटर, पर मैं आपको इसमें पूरा का पूरा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मतलब वॉइस आपको क्लियर कराने वाला हूं। देखते रहिए, बने रहिए। चलो चलते हैं अगली बात पर। हाँ जी प्यारे दोस्तों, देखो अभी मैंने जो लास्ट टाइम बोर्ड पे लिखा था उसको मैंने क्लियर करके फिर से बोर्ड पे सारी चीजें लिखी हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं
ताकि वीडियो को कम टाइम का बनाया जा सके। अगर मैं लिखने में, वीडियो को बनाते वक्त, वीडियो को शूट करते वक्त लिखने में इतना टाइम वेस्ट करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसमें आपका डाटा भी ज्यादा खर्च होगा और टाइम भी ज्यादा। जब हम एक चीज कर सकते हैं इजीली, तो नेक्स्ट वीडियो में भी ऐसा ही रहेगा कि हम इस तरीके से अपनी स्लाइड्स को चेंज करते हुए, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है, नहीं तो भैया बटन दबाते ही हो जाता है, लेकिन हाँ नॉलेज पूरा मिलेगा। अब देखो आपको, अब कितने तरह के सेंटेंसेस वॉइस में हम डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको पता है, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस जैसे मैंने लिखा था, राम इज राइटिंग अ लेटर, राम इज राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज वॉशिंग द क्लॉथ, शी इज वॉशिंग द क्लॉथ, ठीक है ना, इस तरीके से आई हैव पेंटेड द वॉल। तो इस तरीके के जो सिंपल सेंटेंसेस हैं वो क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस। अगर मैं उनमें नोट लगा दूं तो नेगेटिव, आई हैव नॉट पेंटेड द वॉल येट। जैसे बोलता हूं शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, शी इज नॉट वॉशिंग द क्लॉथ्स, तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। तो सिंपल और नेगेटिव तो इजी है, जैसे मैंने आपको एक सेंटेंस कराया था अभी, वो इजी है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब जैसे मैं पूछ रहा हूं डू यू प्ले फुटबॉल, अब डू डस से बनने वाले सेंटेंस। अब मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के लिखे हैं, सिंपल इंटरोगेटिव और WH फैमिली। अगर हम बोलूं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आ गया, WH फैमिली का एक वर्ड आ गया, तो WH फैमिली वाला इसको किस तरीके से, इसको अलग तरीके से चेंज किया जाएगा, ठीक है। अगर हम बोलो आर यू प्लेइंग क्रिकेट, तो इसको अलग तरीके से चेंज किया जाएगा, क्योंकि सिंपल इंटरोगेटिव जिसमें WH फैमिली का कोई भी वर्ड नहीं आया है। तो सिंपल इंटरोगेटिव को भी करना सीखेंगे इजीली, और WH फैमिली वाले जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, व्हाट से, हाउ से, व्हाई से, वेयर से, व्हेन से, व्हाट टाइम से, उन सबको भी हम सीखने वाले हैं इसी वीडियो में। उसके बाद सेंटेंसेस आते हैं, सेंटेंसेस विद मॉडल्स, जो मॉडल्स के साथ बनते हैं, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, और टू, वुड, मस्ट से जो बनते हैं, हम उन सेंटेंसेस को भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चार तरह के सेंटेंसेस मोस्टली आपको वीडियोस में मिलते हैं, और पांचवी तरह के ये भी मिलते हैं, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जैसे ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन, इजीली बना दोगे। ओपन द डोर, सिंपल इंपेरेटिव, लेट द बी, इसमें एक ऑर्डर दिया गया। अगर बोलूं प्लीज ओपन द डोर, तो लेट द डोर बी ओपन प्लीज, ऐसा तो नहीं बनेगा। फिर आएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, अलग तरीके से बनेगा। अगर मैं कहता हूं हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प, सजेशन है, पुअर शुड बी हेल्प। तो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी चार तरह के होते हैं, जिसमें चार तरह की फीलिंग आती है, ठीक है। तो अलग अलग फीलिंग वाले सेंटेंसेस को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, तो इस वीडियो में हम जो कि डिस्कस करने वाले हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस ये हो गए। कंपाउंड सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस मतलब जिस तरीके से हम एक सेंटेंस के साथ किसी दूसरे सेंटेंस को जोड़ दें, फिर तीन सेंटेंस को इकट्ठा जोड़ दें, कंपाउंड बड़ा सेंटेंस बना दें, दो तीन जिसमें डबल पैसिव, जिसमें जाहिर सी बात है अगर दो सेंटेंस आपस में जुड़ के एक बड़ा सेंटेंस बनाएंगे, तो क्या सिर्फ एक ही सेंटेंस का हम पैसिव बनाएंगे, एक को एक्टिव रहने देंगे, या फिर दोनों सेंटेंसेस का पैसिव बनाएंगे? डिपेंड करता है आपकी वर्ब के ऊपर। वो मैं दोनों सिखाने वाला हूं आपको कि दोनों सेंटेंसेस का पैसिव बनेगा या एक ही सेंटेंस का। कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें दो जुड़े हुए सेंटेंस हैं, तो दोनों के दोनों सेंटेंसेस को, दोनों के दोनों वर्ब्स को हम पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे। कुछ ऐसे हैं जिसमें हम एक वर्ब को, एक पार्ट को पैसिव में चेंज करेंगे, एक पार्ट को एक्टिव ही रहने देंगे। तो वो सभी तरह के सेंटेंसेस इस वीडियो में आपको मैं सिखाने वाला हूं। डबल प्रेपोजिशन वाले, अब वैसे तो प्रेपोजिशन एक आता है, क्या दो प्रेपोजिशन भी आ सकती है? कई बार क्या होता है सेंटेंस में ऑलरेडी एक प्रेपोजिशन होती है, तो क्या उसके साथ हम पैसिव बनाते हुए क्या उस प्रेपोजिशन के साथ एक और प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, नहीं करते? कब करते हैं, कब नहीं करते, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सेंटेंसेस विद एग्जांपल, विद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर एग्जांपल। अब देखो, फिर उसके डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब वर्ब जो होती है ट्रांजिटिव होती है, मोनो ट्रांजिटिव होती है, डाई ट्रांजिटिव होती है। मोनो ट्रांजिटिव तो सभी के सभी सेंटेंस मोनो ट्रांजिटिव बनते हैं, लेकिन अगर जो डाई ट्रांजिटिव मतलब दो ऑब्जेक्ट लेने वाली वर्ब। अब क्या होता है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट हो जाए तो कौन से ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है वो हमें पता होना चाहिए। तो उस केस में डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को भी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। वर्ब्स टेल स्टेट ऑफ माइंड, ऐसी वर्ब जो स्टेट ऑफ माइंड को बताने वाली है, या सरप्राइज है, अमेज है। तो इस तरह के वर्ब से रिलेटेड जो एक्टिव से पैसिव बनाएंगे वो किस तरीके से बनते हैं, और वो इनको मैंने अलग टाइप में क्यों रखा है, वो सारी चीजें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। कॉजेटिव वर्ब मतलब मेक, सी, इलेक्ट, फाइंड,
तो ये जो कॉजेटिव वर्ब होते हैं इनसे अलग तरीके के सेंटेंस बनते हैं। तो उन सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, अगर सेंटेंस उल्टा बनाना पड़ जाए पैसिव से एक्टिव तो किस तरीके से हमको उस चीज की पहचान करनी है, इजीली किस तरीके से उस सेंटेंस को हमको पैसिव से एक्टिव में फॉर्म करना है, एक्टिव से पैसिव में फॉर्म करना है। अब इन्फिनिटिव, जैसे बोलता हूं आई हैव टेकन फूड, तो फूड हैज बीन टेकन बाय मी, ऐसा हो जाएगा। आई हैव टू टेक फूड, अब आई हैव टू टेक फूड, तो वहां क्या आ गया, टू इन्फिनिटिव आ गया। तो इस तरीके से सेंटेंसेस को किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने वाले हैं वो भी सिखाने वाले हैं। तो 11 तरह के सेंटेंसेस हो गए दोस्तों। अब देखो, सेंटेंसेस स्टार्ट विद अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लाइक इट एंड देयर, ऐसे सेंटेंसेस जो इट से स्टार्ट होते हैं। इट इज टाइम टू प्ले क्रिकेट, देयर इज नो फूड टू ईट, ठीक है ना। तो इस तरीके से इट या देयर जैसे न्यूट्रल सब्जेक्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस को किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है, पैसिव से एक्टिव में रिवर्स चेंज किया जाता है। तो वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए, अगर नहीं बने रहोगे, पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आने वाला, भाई बोर हो गए यार, छोड़ना पड़े, हम तो नहीं करते ना, कुछ नहीं। पूरा वीडियो देखिए। अब मैं इस स्लाइड को फिर से चेंज करने वाला हूं, फिर से बोर्ड पे आपको नए एग्जांपल लिख करके समझाने वाला हूं। चलो चलते हैं नए एग्जांपल्स की तरफ। हाँ तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिंपल सेंटेंसेस से। सिंपल सेंटेंसेस में सबसे पहले बात करेंगे हम टेंसेस की। टेंसेस में हमारे जो टेंस हैं वो 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस भी 4 तरह का होता है, सभी को पता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या आप सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। टोटल मिलाकर के 12 पार्ट होते हैं। तो क्या 12 के 12 तरह के टेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाया जा सकता है? नहीं, कहने को तो बनाया जा सकता है, किसी रूल को अगर फॉलो करें तो, लेकिन उसकी कोई सेंस नहीं बनती है। तो इसीलिए उन 12 में से हम 8 तरह के टेंसेस का ही एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ विद एग्जांपल। सबसे पहला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब भी लिखते हैं हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम यहां पर वो जो मैंने आपको रूल बताए थे, अभी हम 4 गोल्डन रूल की बात कर रहे हैं कि सबसे पहला रूल क्या है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। दूसरा ऐड बी। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका वर्ब की फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देना। और चौथा होता है ऑब्जेक्ट से पहले प्रेपोजिशन बाय का यूज कर देना। मोस्टली बाय होता है, लेकिन कुछ वर्ब है जिनके बाय ना आकर के हमारा कोई एट, इन, ऑन, इस तरह के प्रेपोजिशन भी यूज होते हैं। आने वाले एग्जांपल्स में उस तरह के क्वेश्चंस की बात करेंगे, उस तरह के एक्टिव पैसिव की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल की। तो अब क्या है, अब सबसे बड़ी बात है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। मैंने कहा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। उसके बाद जोड़ना है बी। दूसरी बात क्या है, पहला हमारा क्या रूल था कि हमको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है और ऑब्जेक्ट से क्या बनाना है, सब्जेक्ट। फिर दूसरा रूल क्या है हमारा, ऐड बी। तीसरा रूल क्या है हमारा, यूज थर्ड फॉर्म। और चौथा रूल क्या है हमारा, ऐड बाय प्रेपोजिशन। ये 4 बातें तो मेन है, ठीक है। तो अभी क्या हमने किया, ये कर, अब फिर उसके बाद बी ऐड किया। अब जब कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बी ऐड करते हैं तो बी की इज एम आर फॉर्म को ऐड करते हैं। ये हम प्रेजेंट इस तरीके से टेंस से रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। नहीं तो मैंने लास्ट वीडियो में जो बताया था कि जिस फॉर्म में मेन वर्ब है उसी फॉर्म में बी आएगा। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। बी की फर्स्ट फॉर्म या तो बी होता है या फिर इज एम आर होता है, तो इज आ गया यहां पर, ये क्या होगा, बी का फॉर्म ऐड हो गया। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म होगी, और ये होगा। इस तरीके से एक्टिव से पैसिव बनाना। इसी तरीके से मैंने इन सभी सेंटेंसेस में एक्टिव से पैसिव बनाया है। राम इज राइटिंग ए लेटर, अ लेटर इज बीइंग। अब इज क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी है। उसके बाद क्या है, बी जोड़ना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब से पहले क्या जोड़ना है, बी जोड़ना है। बी किस में जुड़ेगा, अगर मैं टेंस की बात करूं तो बोलूंगा
आईएनजी फॉर्म में बी जुड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो यहां पर मेन वर्ब के आईएनजी फॉर्म है, तो यहां पर बी भी आईएनजी फॉर्म में जुड़ेगा। यहां पर बीइंग आ गया और रिटन बाय राम। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाते हैं। अगर जो मैं प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, ये देखो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हम कहते हैं कि हैज की जगह हैज बीन आ जाता है और रिटन आ जाता है। लेकिन अगर मैं सिंपल वे में कहूं तो ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, ये थर्ड फॉर्म है, और ये थर्ड फॉर्म है तो बी भी कौन सी फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। ठीक है ना, ये भी क्या है इसका थर्ड फॉर्म है। तो कहने का मतलब जिस फॉर्म में मेन वर्ब यूज होता है हमारे एक्टिव वॉइस में, उसी फॉर्म में हम बी को जोड़ते हैं पैसिव वॉइस में। तो इस एक सिंगल रूल को लेकर के हम काफी सारी प्रॉब्लम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बता रखा है। तो उस वीडियो को भी जरूर देखना, उसमें मैंने सिंपल वे में करा रखा है, लेकिन इसमें मैं डीपली कराने वाला हूं, क्योंकि उससे आपके 25 में से 15 से अगर मैं बोलूं कि आपको 10 क्वेश्चन सोल्व करने तो उससे 6 से 7 क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएंगे, लेकिन बाकी 3 से 4 जो क्वेश्चन है वो आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सोल्व कर पाओगे। मतलब उससे आप 70% क्वेश्चन अपने सोल्व कर लोगे, लेकिन 30% क्वेश्चन अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं, अच्छा रैंक लेना है, तो आपको 30% क्वेश्चंस को भी सोल्व करना जरूरी है। तो इसीलिए हम थोड़ा डीप नॉलेज लेंगे, डीपली पढ़ेंगे, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम इसको। अब ये क्या है, राम रोट ए लेटर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब क्या है, या तो मैं ऐसा बोलूं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो वाज वर्ब का यूज किया जाता है, बी को वाज वर्ब की फॉर्म में यूज किया जाता है। या फिर एक सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो मैंने सब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट बनाया और मेन वर्ब से पहले बी को जोड़ना चाहा, तो यहां पर मेन वर्ब का फॉर्म कौन सा है, सेकंड, तो यहां पर बी का सेकंड फॉर्म आएगा। और बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉज या वर। अब लेटर के साथ वॉज आएगा या वर आएगा, ये तो आपको सबको पता है कि लेटर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज आएगा, अगर प्लूरल होता लेटर्स होता तो यहां पर क्या हो जाता, वर हो जाता। अ लेटर वॉज रिटन बाय राम। इसी तरीके से पास्ट कंटिन्यूअस, राम वाज राइटिंग अ लेटर वॉज, अब हेल्पिंग वर्ब वॉज है तो आया, और लेकिन बी भी जोड़ना है, बी भी जोड़ना है, तो बी कौन सी फॉर्म में जुड़ेगा, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में है तो बी आईएनजी फॉर्म में जुड़ेगा। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय राम। इसी तरीके से राम हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय राम। बड़ा सिंपल है, 4 चीजों को ध्यान में रखते हुए हम एक्टिव से पैसिव बना दें तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, 6th-7th क्लास में आ जाता है। और आप लोग तो जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं वो 10th वाले भी होते हैं जो एमटीएस की तैयारी करते हैं, आर्मी जीडी की तैयारी करते हैं, और +2 वाले सीएचएसएल और एनडीए वगैरह की तैयारी करते हैं, और ग्रेजुएशन वाले सीडीएस है, सीजीएल है, सीपीयू है, और भी बहुत सारे एग्जाम है जिनमें एक्टिव से पैसिव या वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए, कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए, कोई भी अंक टूटने ना पाए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज का कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है, थ्रोट कट कंपटीशन है, तो आपको अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। यू डोंट हैव टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया है हमारा, ये भी हमने कर लिया। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखिए। अब ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो हमने बना दिया, उसके बाद आई हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब से पहले क्या जुड़ेगा, बी। तो बी हमेशा सिर्फ बी ही रहता है, विल के साथ बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर का नहीं, सिर्फ बी का यूज करते हैं, तो विल बी रिटन बाय राम इस तरीके से हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था, यहां पर हमारा सिंपल वाला रूल भी काम कर रहा है। देखो यहां पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, या तो इज एम आर आएगा या फिर बी खुद आएगा। तो विल के साथ इज एम आर तो आता नहीं, तो बी आ गया हमारा, ये फर्स्ट फॉर्म में आ गया, तो विल बी रिटन बाय राम। ऐसे ही यहां पर इससे नेक्स्ट सेंटेंस में राम विल हैव रिटन अ लेटर। अब यहां पर क्या है, अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। यहां पर बीन क्यों आया, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो पैसिव में बी का थर्ड फॉर्म होगा, बीन होगा, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज होना ही है, हमेशा यूज होना है। अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय राम। आप लोगों को आई थिंक ये बात समझ में आ गई है, बड़ा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर जो हम इस तरीके से पैसिव को समझते हैं तो पैसिव को समझना या पैसिव के क्वेश्चन का हल निकालना, उनको सोल्व करना कुछ भी मुश्किल नहीं है भैया।
एकदम आसान है, हलवा है हलवा, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं या आप अपनी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो बात होती है ये आपके 6, 7, 8 क्लास की होती है, तो आपका माइंड इससे ज्यादा डेवलप होता है कि आप इतनी आसान चीजों को समझ पाए। बड़ा आसान है। चलो तो हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टाइप के ऊपर। नेक्स्ट टाइप में क्या है, ये तो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंसेस और भी होते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं सेंटेंसेस विद मॉडल्स की, तो वो भी सिंपल में ही आ जाते हैं। अब अगर मैं विल की बात करूं या फ्यूचर इंडेफिनिट, तो विल शैल भी क्या होता है, एक मॉडल ही होता है। अगर मान लो विल की जगह मैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल का यूज कर दूं, तो वो भी इसी तरीके से ही, इसी आसान तरीके से ही क्या होगा, हमारा एक्टिव से पैसिव में चेंज होगा। कोई बड़ी बात नहीं है। विल की जगह कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कुछ भी आ सकता है, ought to आ सकता है, मस्ट आ सकता है, वुड भी आ सकता है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना, वॉइस में कभी भी टेंस चेंज नहीं आता। विल का वुड नहीं बनता, विल का विल ही रहेगा। इज इट क्लियर? क्या होता है, अब जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो वो क्या करता है, जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें किसी भी ऑप्शन में विल का वुड भी चेंज कर देता है। वो नरेशन में होता, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता, वॉइस में नहीं होता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। लेकिन हमारी आदत हो जाती है, हम दोनों तरह के टॉपिक्स को पढ़ते हैं, तो इसीलिए कई बार हम विल का वुड चेंज कर देते हैं और उस ऑप्शन को ठीक कर देते हैं जिसमें विल वुड में चेंज होता है। लेकिन ऐसी गलती वॉइस के क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त ना करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसके बाद जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में करूंगा बड़ा सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो पहले मैं कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करता हूं, जिसमें आपको थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन मिलता है। लेट्स सी ऑन नेक्स्ट स्क्रीन। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कुछ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी अलग अलग तरीके से होते हैं। अगर सिंपल नेगेटिव की बात करो तो इजीली आप सोल्व कर लेते हो, लेकिन कुछ नेगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग ऑफ डू डज का यूज किया जाता है, डू डज डिड का यूज किया जाता है। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, उसमें बच्चा कंफ्यूज कहां हो जाता है वो बताने वाला हूं। किस तरीके से कंफ्यूज हो जाता है बताने वाला हूं। अगर मैं इसकी बात करूं, शीला विल नॉट हेल्प यू, तो बड़ा आसान है इसको बनाना, कोई ज्यादा मुश्किल बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। देखो, शीला विल नॉट हेल्प यू, अब ये तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगा, यू, फिर उसके बाद आएगा विल। अब पहले नोट लगाऊं या बी लगाऊं, पहले नोट लगेगा, फिर क्या होगा, बी। अब हेल्प क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड, फिर बाय, फिर आ जाएगा हमारा शीला। शीला की जवानी, वो वाली शीला नहीं है, कोई भी शीला हो सकती है। तो शीला विल नॉट हेल्प यू या यू विल नॉट बी हेल्प बाय शीला। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस की बात करूं तो ये भी बड़ा आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। दे हैव नॉट सोल्व द पजल, दे हैव नॉट सोल्व द पजल। दे हमारा सब्जेक्ट है और पजल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या लिखूंगा, द पजल। अब आइए हेल्पिंग वर्ब, वहां पर यूज हेल्पिंग वर्ब जो है वो है हैव। तो क्या यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव यूज करूंगा मैं, नहीं, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज ना करते हुए या हैज करूंगा। हैज और हैव दोनों सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहां पर दे जो सब्जेक्ट है हमारा वो प्लूरल है तो हैव यूज हुआ है। लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बनाया तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, इसकी वजह से यहां पर क्या यूज होगा, हैज। और फिर हैज नॉट। नोट के बाद क्या आएगा, अब लगाना है मुझे बी। क्यों लगाना है बी, क्योंकि मेन वर्ब से पहले बी का यूज होगा। यहां पर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो बी का कौन सा फॉर्म यूज होगा, थर्ड। और फिर आएगा सोल्ड बाय। अब क्या यहां पर मैं दे का दे लिख दूं या फिर दे को चेंज कर दूं, तो पर्सनल प्रोनाउन दे जो है वो हमेशा कौन से फॉर्म में यूज होता है, इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होता है। कभी भी सब्जेक्टिव में दे का दे नहीं, दे का दैम बन जाता है। क्लियर है? तो ये 2 रूल भी हैं कि हमें जब कभी भी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाना है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब का, इज एम आर का, वॉज वर का, इनका ध्यान रखना होता है कि अगर जो हमारा सब्जेक्ट एक्टिव में तो प्लूरल है, तो यहां पर वर्ब आया प्लूरल, लेकिन पैसिव बनाते वक्त जो वर्ब, जो सब्जेक्ट आगे आया है वो सिंगुलर हो जाता है, तो हम वर्ब को भी सिंगुलर करेंगे। और यहां पर कोई पर्सनल प्रोनाउन है, आई, यू, दे, वी, ही, शी, इट, तो उसको जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आई को आई नहीं रखेंगे, आई को मी बना देंगे, ठीक है। दे को दे ना रख करके देम बना देंगे। अब जैसे ये वाला सेंटेंस करते हैं, इसमें हम एक नई चीज और देखेंगे। शी डज नॉट कंज्यूम लिकर, इसमें क्या लिखा हुआ है, शी डज नॉट कंज्यूम
लीकर, वो शराब नहीं पीती है। अच्छी बात है, तो नहीं पीती है तो, और शराब पीना बहुत बुरी बात है, कोई बात नहीं, बुरे काम छोड़ो, अच्छे काम करो। अब क्या है, लीकर, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, लीकर। लीकर, अब क्या करें, क्या मैं डज लगाऊं, हेल्पिंग वर्ब क्या डज, जैसे मैंने इनमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाया, फिर नोट लगाया, फिर मैंने बी का फॉर्म लगाया। तो कभी भी, तो अगर मैं सेंटेंस को ऐसे बनाऊंगा, शी डज नॉट बी, लीकर डज नॉट बी कंज्यूम्ड बाय हर, तो क्या सेंटेंस हो ठीक होगा, नहीं, ये सेंटेंस कभी भी हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड, कभी भी हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड हमारे पैसिव में एज इट इज यूज नहीं होता है। हम इसको यूज ना करते हुए सीधे सीधे इस बी का यूज कर देते हैं। हम यहां पर ये इस तरीके से ना लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, लीकर इज नॉट, क्या लिखेंगे, डज को मैंने किसमें बदला, इज में, डू डज को हम इज एम आर में बदलते हैं, किसमें, डू और डज को, किसको, डू और डज को हम चेंज कर देते हैं इज एम आर में, मतलब इसी का बी बना देते हैं। और डिड को हम चेंज कर देते हैं वोज या वर में, मतलब डिड का ही, अगर डू डज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब किसी भी एक्टिव सेंटेंस में यूज हुए हैं, उनको जब हम पैसिव बनाएंगे तो उनको यूज ना करके उन्हीं की जगह हम बी का यूज कर देते हैं। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में आपको डू डज डिड के प्रेजेंस वाला सेंटेंस भी मिलेगा और उनको हटा करके उसी की जगह बी यूज कर रखा वो वाला ऑप्शन भी मिलेगा। तो लीकर इज नॉट कंज्यूम्ड बाय, और शी का क्या बनेगा, हर, पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है। इज इट क्लियर, तो क्लियर होना चाहिए भैया। जब भी कोई डाउट हो आप कमेंट में भेजो, मैं उस डाउट को पक्का सोल्व करूंगा, आप लोगों को जरूर उस पे अपने आपके डाउट क्लियर करने के लिए वीडियो बना के पक्का भेजूंगा। वी डू नॉट प्ले हॉकी, वी डू नॉट प्ले हॉकी, हम हॉकी नहीं खेलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हॉकी। अब डू तो नहीं आएगा, तो सीधा सीधा क्या आएगा, बी आएगा, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय अस, हॉकी इज नॉट प्लेड बाय अस, हम हॉकी खेलते तो हैं लेकिन उतने अच्छे तरीके से, उतने इंटरेस्ट से नहीं खेलते जितने इंटरेस्ट से हम क्रिकेट खेलते हैं। हॉकी क्या है, हमारा नेशनल गेम है, उसके बावजूद भी हमारा हॉकी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट है बहुत कम लोगों का है, इतना इंटरेस्ट नहीं जितना कि क्रिकेट में, जो कि हमारा नेशनल गेम होकर के ब्रिटेन का नेशनल गेम है। हम उसको तो बड़े चाव से खेलते हैं, उसमें बहुत सारे कप भी आए, बहुत सारे ट्रॉफीज भी आई है इंडिया की जो टीम लेके आए, लेकिन हॉकी पर पता नहीं गवर्नमेंट क्यों ध्यान नहीं दे रही है। मेरे हिसाब से तो हॉकी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहिए भाई, हॉकी हमारा नेशनल गेम है तो उसमें तो कम से कम हमारे पास कप आने चाहिए। पहले आए हैं, पहले उसमें पास्ट में तो ऐसा हुआ है कि हॉकी में कप आया होगा, कोई ना कोई हॉकी में कप आया, लेकिन प्रेजेंट में हमारा हॉकी नेशनल गेम है और उसके बावजूद भी हॉकी में हम काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। तो हॉकी पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और प्लेयर्स को, हमारे बच्चों को ध्यान देना चाहिए। चलो चलो छोड़ो इस बात को, तो छोड़ो, हम आगे चलते हैं। आई डिड नॉट टीज हिम, अब क्या है, हम डिड वाला सेंटेंस करेंगे। आई डिड नॉट टीज हिम, आई डिड नॉट टीज हिम मतलब अब इस हिम का अगर जो मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो हिम ना रह करके क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। जब ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम बन जाएगा और हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही बन जाएगा, ही। अब डिड लिखूं, नहीं, डिड की जगह क्या आएगा, वॉज या वर आएगा, तो ही के साथ क्या आएगा, वॉज आता है, वर का यूज नहीं होता। ही वॉज नॉट टीज्ड बाय, आई का क्या बनेगा, मी, ही वॉज नॉट टीज्ड बाय मी। इस तरीके से हम इन नेगेटिव सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। मोस्टली सेंटेंसेस का सिंपल तरीके से एक्टिव से पैसिव बनता है, लेकिन जो डू डज डिड वाले होते हैं इनमें थोड़ा कंफ्यूजन है। डू डज डिड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज ना करते हुए उसी की जगह हम बी का यूज करते हैं। डू डज को इज एम आर में और डिड को वॉज वर में हम बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो चलो चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के सेंटेंसेस की तरफ, देखते हैं आगे क्या है। अभी देखते रहिए, बने रहिए, लेट्स सी। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। अभी मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पे जो कि सिंपल इंटेरोगेटिव है, जिसमें WH फैमिली के व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ का किसी का भी यूज नहीं किया गया है।
पहले हम सिंपल सेंटेंसेस को सोल्व करते हैं। आई होप कि आपने सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में बदलना स्टार्ट कर दिया होगा। तो अगर जो ऐसा कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो मैं करने वाला हूं, आप सीखिए पहले और फिर आपके पास जो भी बुक है आप उसमें से देख करके उसकी प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करते वक्त कुछ नहीं आएगा तो आप कमेंट में जरूर सेंटेंस को लिखना, आपके सेंटेंस का आंसर जरूर मिलेगा। अब कैन शी लिफ्ट दिस वेट, अगर जो मैं सेंटेंस को पॉजिटिव बनाऊं तो क्या होगा, शी कैन लिफ्ट दिस वेट, शी कैन लिफ्ट दिस वेट, तो उससे क्या होगा, दिस वेट कैन बी लिफ्टेड बाय हर। अब क्या है, जब भी हेल्पिंग वर्ब, जब भी किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा होगा और उसके बाद क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा होगा फिर सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले ही रहने दो, हेल्पिंग वर्ब को चेंज मत करो, हेल्पिंग वर्ब को पहले रहने दो। कैन का कैन ही रहेगा, कैन का कुड नहीं बनेगा, हम वॉइस पढ़ रहे हैं, नरेशन नहीं पढ़ रहे, इस बात का ध्यान रखना। कैन का कैन रहेगा और सबसे बड़ी बात है, अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी, और ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वेट, ये सिर्फ वेट नहीं, दिस वेट, तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे यहां पर, कैन दिस वेट, कैन दिस वेट, कैन दिस वेट। अब क्या आएगा, मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड, मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, बी, तो यहां पर मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, पहला, तो बी का कौन सा फॉर्म यूज होगा, पहला, बी, फिर उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिफ्टेड बाय, शी का क्या बन जाएगा, हर, और अपना साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो हमने सिंपल सेंटेंस की तरह ही बना लेना है, सिर्फ क्या है, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो सब्जेक्ट से पहले रखा जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसी तरीके से विल यू बाय अ न्यू कार, तो क्या लिखेंगे, विल अ न्यू कार। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमने यूज कर लिया, मेन वर्ब यूज करना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, लेकिन मेन वर्ब से जस्ट पहले क्या आएगा, बी, तो क्या आएगा, बी, और बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट बाय यू, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इज इट क्लियर। इसी तरीके से थर्ड सेंटेंस, हैव दे कंप्लीटेड होमवर्क, तो क्या लिखेंगे, हैज, यहां पर हैव नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, हैज आएगा, क्योंकि जब मैं होमवर्क को ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाऊंगा, जब मैं होमवर्क को ऑब्जेक्ट से क्या बनाऊंगा, सब्जेक्ट, तो दे, यहां पर जो पहले सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आया, प्लूरल हैव आया, लेकिन जब अब जो सब्जेक्ट होने वाला है वो क्या है, सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, इस बात का हमेशा ध्यान रखना, हैज होमवर्क। अब क्या, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, सब्जेक्ट, अब आना है मेन वर्ब ने, लेकिन मेन वर्ब से पहले क्या आएगा, बी, तो बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म, क्यों लगेगा, क्योंकि यहां पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो यहां पर बी का भी कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म लगेगा, हैज होमवर्क बीन, फिर मेन वर्ब आ जाएगा, कंप्लीटेड बाय, देखा क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसान सी बात है। इस बात को देखिए ध्यान से कि किस तरीके से इंटेरोगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। अब बात करते हैं डू डज डिड, किसकी बात करते हैं, डू डज डिड। मैंने पहले बताया था, जैसे कि हमने अभी नेगेटिव सेंटेंस में लिख देखा था कि डू डज डिड जब हेल्पिंग वर्ब होते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी एक्टिव सेंटेंस में, तो पैसिव बनाते वक्त डू डज डिड का हम यूज नहीं करते हैं, पैसिव बनाते वक्त डू डज डिड का यूज नहीं करते, डू डज डिड को ही बी से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब डू डज को इज एम आर में और डिड को वॉज वर्ब में चेंज कर देते हैं। तो उसी तरीके से हम यहां लिखेंगे, देखो अब डज, डज क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब है, तो जाहिर सी बात है डज अगर जो हेल्पिंग वर्ब है तो हम बी के फॉर्म का यूज करेंगे, बी का यूज करेंगे, डू या डज का हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, उसको खत्म कर देंगे, गायब कर देंगे, उड़ा देंगे। तो अब क्या है, जब हम इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या है, सिंगुलर है, लीकर, लेकिन मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो जुड़ने वाला बी है, मेन वर्ब से पहले जो बी जुड़ने वाला है वो यहां पर पहले आएगा, और डज की जगह हम किसका यूज करते हैं, इज एम आर का, लीकर से क्या आएगा, इज आएगा, इज लीकर, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कंज्यूम्ड बाय, ई की जगह क्या आएगा,
मतलब डू डज डिड को कभी भी एज अ हेल्पिंग वर्ब एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त नहीं लिखते। डू डज की जगह ही इज एम आर मतलब बी का यूज हो जाता है, और डिड की जगह वॉज वर्ब मतलब बी का यूज हो जाता है। ऐसे डू दे प्ले ट्रिक्स, अब क्या है ट्रिक्स, लेकिन ट्रिक्स के साथ इज एम आर में से क्या आएगा, आर आएगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, आर ट्रिक्स। फिर क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय देम। ऐसे डिड हेमा डेकोरेट द रूम, तो क्या लिखेंगे, डिड का वाज वर्ब में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब में चेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जिसका हमने सब्जेक्ट बनाया वो सिंगुलर है। वॉज द रूम डेकोरेटेड बाय हेमा। तो बड़ा सिंपल है, सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बड़े सिंपल तरीके से बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो ये वो मार्क्स हैं जो आपके फ्री के मार्क्स हैं। बस एक बार आपने एक ये 1.5-2 घंटे का वीडियो देखा और आपका वॉइस जो है क्लियर हो गया, फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो चलो चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। WH फैमिली वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करूं तो मैं आपको बताता हूं कुछ चीजें। हाँ तो देखो, मैंने कुछ WH फैमिली वाले सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें मैंने हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर से सेंटेंस लिखे हैं। हाँ, इसमें मैंने व्हाट और हु से सेंटेंस नहीं लिखा, उसका रीजन है, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि उससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस होते हैं वो दो तरीके से चेंज होते हैं। व्हाट से या हु से जो सेंटेंसेस है वो दो तरीके से चेंज होते हैं, और उन दो तरीके से चेंज होने का रीजन है, वो रीजन भी समझाऊंगा। हाउ कैन यू विन दिस गेम। अब अगर जो मैं इस हाउ को छिपा दूं, इस हाउ को हाइड कर लूं, तो अब ये हो गया सिंपल इंटेरोगेटिव। क्या हो गया, सिंपल इंटेरोगेटिव। अब सिंपल इंटेरोगेटिव को कैन यू विन दिस गेम, क्या तुम ये गेम जीत सकते हो, बड़ा सिंपल है। तो इसको तो मैं इजीली बना सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं, कैन दिस गेम बी वॉन बाय यू। सिंपल अगर जो है, अगर हाउ नहीं है यहां पर, तो एक सिंपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर जो WH फैमिली का कोई वर्ड लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है सिंपल तरीके चेंज करके बस WH फैमिली के वर्ड को आप एज इट इज रहने दो। हाउ कैन दिस गेम बी वॉन बाय यू। बड़ा आसान है, अरे पैसिव बहुत आसान है यार, इंग्लिश बहुत आसान है, बस ऐसे ही हवा बना रखा है। चलो अगला सेंटेंस करते हैं, आसान है तो बिल्कुल। विल यू रिटर्न माई बुक्स, तो क्या होगा, विल, सिंपल वे में, विल माई बुक्स बी रिटर्न बाय यू। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कब वापस करोगे भाई, तो आ गया व्हेन विल माई बुक्स बी रिटर्न बाय यू, कब मेरी किताबें वापस होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही वाई वाला, वाई, अब शुड तो शुड रहेगा ही, वाई शुड दिस टाउन, फिर क्या आएगा, बी लेफ्ट बाय मी, ये टाउन क्यों छोड़ा जाना चाहिए मेरे द्वारा, भाई मैं क्यों छोड़ू इस टाउन को। ठीक है, वाई शुड दिस टाउन बी लेफ्ट बाय मी, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब से पहले बी का यूज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब अगर जो मैं इन अगले सेंटेंसेस की बात करूं, तो मैं इनको हटा इनको छुपा देता हूं। डिड ही हाइड द स्टोलन गोल्ड, वेयर डिड, तो मतलब डिड ही हाइड द स्टोलन गोल्ड का पैसिव बना करके वेयर को एज इट इज रहने दो। मतलब जो भी WH फैमिली का वर्ड है उसको एज इट इज रहने दो। वेयर, डिड ही हाइड द गोल्ड, अब डिड का क्या बनेगा, वॉज वर्ब, वेयर वॉज, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वेयर वॉज द स्टोलन गोल्ड, फिर क्या आएगा, अब बी तो आ गया, मैंने कहा था डू डज डिड का ही बी बनता है, तो फिर सीधा क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, हिडन बाय हिम, ये हो गया आपका।
बड़ा आसान सा है, देखो, वेयर वॉज द स्टोलन गोल्ड हिडन बाय हिम, वेयर डिड ही हाइड द। अब देखो, जो मैंने आपको 4 तरीके बताए हैं, इंटरोगेटिव में क्या होता है, बस हेल्पिंग वर्ब को पहले रख दो, डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब है तो उसको गायब करके उसी की जगह बी रख दो, और मेन वर्ब से पहले बी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अब इसको बनाएंगे, व्हेन, व्हेन तो एज इट इज रहेगा, व्हेन मेडिसन, लेकिन मेडिसिन से पहले क्या आएगा, बी, डज का क्या बनेगा, इज, व्हेन इज मेडिसन, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, टेकन बाय, क्या आएगा, हर, और साइन ऑफ इंटरोगेशन, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस को देख लो, हाउ, अब बाकी डू दे फॉलो इंस्ट्रक्शंस, हाउ आर इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस फॉलोड बाय, कितना आसान है, बस एक बार गौर से देखिए, और भैया इसको पढ़ते पढ़ते अपने नोट्स बना लेना, पूरा का पूरा नोट्स बुक छाप लेना चाहिए अपनी, बिल्कुल एकदम एक एक चीज बहुत ध्यान से समझाऊंगा, ध्यान से समझिए और उसको फिर प्रैक्टिस कीजिए, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, क्या मैन कोई वुमेन को नहीं, प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट, प्रैक्टिस सभी को परफेक्ट बना देती है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, तो अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसके बाद WH फैमिली के ये वर्ड से रिलेटेड तो मैंने क्वेश्चन करा दिए, अब मैं जो क्वेश्चन कराने वाला हूं आपको, वो मैं कराने वाला हूं WH फैमिली के और जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं उनसे। WH फैमिली के और हमारे पास वर्ड है व्हाट, हु और whom, उनको मैंने इन्हीं के साथ क्यों नहीं रखा, देयर इज अ रीजन, देयर इज अ रीजन, वो रीजन मैं आपको समझाता हूं कि वो इन WH फैमिली के वर्ड से अलग क्यों है। चलो देखते हैं वो इन वर्ड से अलग क्यों है, लेट्स सी। अब देखो, अगर जो मैं बात करता हूं वट की, और वट से 2 तरह के सेंटेंस बना, वट जो है वो शो करता है सब्जेक्ट को भी और ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों की डिमांड करता है। अगर मैं बोलूं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इसमें इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट दिया है, देखो ध्यान से, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, क्योंकि ये वर्ब से पहले है। इसका मतलब व्हाट किसके डिमांड कर रहा है, ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, गिवन है, सब्जेक्ट क्या है, गिवन है, तो व्हाट ऑब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है। और पैसिव जो है हमें वो बताता है कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या कभी उस सब्जेक्ट के साथ बाय लगता है, नहीं, वो तो ऑब्जेक्ट के साथ लगता है। तो जब इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इसके साथ बाय आएगा, वर्ड के साथ बाय नहीं आएगा। तो अब क्या है, वर्ड को एज इट इज लिखेंगे, व्हाट, ठीक है। फिर ये हेल्पिंग वर्ब है, व्हाट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, इज। फिर अब हमने मेन वर्ब रखना है, क्योंकि इस सब्जेक्ट का तो ऑब्जेक्ट बनाना है ना, इस सब्जेक्ट का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। तो अभी क्या है, यहां पर डूइंग का डन आएगा, लेकिन ये तो हेल्पिंग वर्ब ने ये रखा ना, बी तो भूल ही गए, क्योंकि ये तो ऑलरेडी था, तो बी तो भूल ही गए। बी कौन सी फॉर्म में यूज होगा, आईएनजी फॉर्म में यूज होगा। व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, कितना आसान है, व्हाट इज बीइंग डन बाय यू, क्लियर है। तो एक तो ये हो गया जिसमें व्हाट के साथ सब्जेक्ट दिया हुआ है, और व्हाट डिमांड करता है एक ऑब्जेक्ट की, व्हाट डिमांड करता है किसकी, एक ऑब्जेक्ट की। अब बात करूं कि व्हाट जब सब्जेक्ट की डिमांड करता है, व्हाट विल टीज देम, व्हाट विल टीज देम, उनको क्या चीज परेशान करेगी। अब इसमें देखो, इस सेंटेंस में
ये क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, राइट है। ये मेन वर्ब और ये हेल्पिंग वर्ब है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये क्या बन गया, इसका मतलब सब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। अब यहां पर तो वट ने काम किया ऑब्जेक्ट का, क्योंकि सब्जेक्ट दिया हुआ है। लेकिन यहां पर वट ने काम किया सब्जेक्ट का, क्योंकि ऑब्जेक्ट गिवन है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया, सब्जेक्ट नहीं। तो क्या है, अभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करते हैं, बाय का यूज करते हैं। हम क्या लिखेंगे, बाय वट। अब देखो यहां पर वट वट है, क्योंकि बाय यहां पर आया। यहां पर वट वट नहीं है, यहां पर वट बाय वट है। कमाल हो गया है। तो बाय वट विल, अब देम जो ऑब्जेक्ट है उसका बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है। उसका क्या बनेगा, सब्जेक्ट विल, देम का क्या बनेगा, दे। और मेन वर्ब से पहले यूज होगा बी, और मेन वर्ब का यूज होगा थर्ड फॉर्म। बाय व्हाट विल दे बी टीज्ड, बाय व्हाट विल दे बी टीज्ड। समझ में आ गया। तो किस तरह के सेंटेंसेस में व्हाट के साथ बाय नहीं आएगा, जहां पर सब्जेक्ट दिया होगा और उसको ऑब्जेक्ट बनाते वक्त यहां बाय आएगा। और किस तरह के सेंटेंस में व्हाट के साथ बाय लिखेंगे, तो वो हम सोचेंगे, समझेंगे, देखेंगे कि यहां पर मेन वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट ना दे करके मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब सब्जेक्ट व्हाट ही है। और व्हाट का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, बाय। तो यहां पर इस तरह के सेंटेंस में इस तरह का ऑप्शन भी होगा, और इस तरह के सेंटेंस में इस तरह का ऑप्शन भी होगा। तो प्लीज कंफ्यूज ना हो, इस तरह के सेंटेंसेस को ध्यान से करें। जब भी कोई सेंटेंस आता है तो इस बात को लिख लें। लिखने के बाद उस लिखे हुए से मैच करके, उस लिखे हुए को एक बार रिवाइज करके आप उस सेंटेंस को सोल्व करें। डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट ही होगा, इनकरेक्ट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं। तो व्हाट की बात हो गई, अब बात करते हैं हु की। अगर मैं बात करूं हु की, तो हु वाले सेंटेंस भी दो तरीके से बनते हैं। हु ब्रोक दिस चेयर, किसने ये चेयर तोड़ी भैया, हु ब्रोक दिस चेयर। अब इसमें हु क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की डिमांड कर रहा है। किसने तोड़ी, राम ने तोड़ी, श्याम ने तोड़ी, राज ने तोड़ी, रवि ने तोड़ी, किसने भी। हु ब्रोक दिस चेयर, अब ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आऊं, दिस चेयर, दिस चेयर, बी जुड़ेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रोकन बाय whom, का क्या बन जाएगा, whom बन जाएगा। दिस चेयर वाज ब्रोकन बाय whom। ये तो नॉर्मल, मैंने अभी ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हमें तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है ना। इंटेरोगेटिव में तो हु या whom पहले ही रहेगा, तो हम यहां पर बाय whom को पहले लिखेंगे। अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी तो इसका क्या बनेगा, बाय whom। अब इस सब्जेक्ट से पहले बी आ जाएगा, बाय whom was दिस चेयर, फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रोकन। बाय whom was दिस चेयर ब्रोकन। अब दूसरी बात, अब तो ये हो गया पहला टाइप, इसका ये पहला टाइप होगा ए टाइप। अब बी टाइप की बात करें, इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से बना सकते हैं, हु वॉज दिस चेयर ब्रोकन बाय। हम बाय को लास्ट में भी रख सकते हैं, लेकिन हु को पहले। हाँ, जब बाय साथ में होगा तो हु का बन जाएगा हुम, लेकिन बाय अगर जो लास्ट में होगा तो हु एज इट इज ही यूज होता है, हु को हुम में चेंज नहीं करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, जब कभी भी हम बाय को यहां पर साथ में यूज करते हैं तो हु का हुम हो जाता है, लेकिन जब कभी भी हम बाय को बाद में रखते हैं, इस तरीके से ही बन सकता है। ये वाला तरीका भी ठीक है, दोनों तरीके से हम एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम हु को हुम में चेंज नहीं करते, हु वाज दिस कार ब्रोकन बाय, इस तरीके से लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी इसमें कोई मिस्टेक मत करना।
यहां पर whom दिया और by लास्ट में हो, तो यहां पर whom कभी भी नहीं लिखा जाएगा, who as it is यूज होगा। क्लियर है? अभी ये who वाला सेंटेंस हो गया। अब मैं whom वाले सेंटेंस की बात करता हूं। अगर जो मैं इस तरीके से लिखूं, whom will you invite, तुम किसको इनवाइट करोगे, तुम किसको इनवाइट करोगे। तो अभी क्या है, ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। अभी whom क्या ऑब्जेक्ट है, यहां पर who सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पर उल्टा हो गया है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। तो whom का क्या बन जाएगा, who, फिर will का will रहेगा, फिर क्या होगा बी, फिर मेन वर्ब का क्या होगा थर्ड फॉर्म, फिर बाय होगा, और फिर इस सब्जेक्ट का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। हु विल बी इनवाइटेड बाय यू। हुम को तो हु में हमेशा कन्वर्ट करेंगे, हमेशा चेंज करेंगे, लेकिन हु को हुम में चेंज करेंगे या नहीं करेंगे डिपेंड करता है बाय के प्लेस पर, कि बाय हमने स्टार्टिंग में यूज किया है या फिर लास्ट में यूज किया है। स्टार्टिंग में यूज किया है तो बाय हुम हो जाएगा, लास्ट में यूज किया है तो हु का हु ही होगा। ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जांपल। तो ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे भाई। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट, हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंसेस की। किसकी बात करेंगे, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। अब इंटेरोगेटिव हमारे दोनों टाइप के हो गए, सिंपल इंटेरोगेटिव भी, डब्ल्यूएच फैमिली वाले इंटेरोगेटिव भी। डब्ल्यूएच फैमिली में दो तरीके के, व्हाट, हु, हुम वाले, या फिर हाउ, व्हेन, व्हाई, वेयर वाले, विच वाले सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो हम बात करने वाले हैं वो हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं मेरे बच्चे। चलो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हाँ तो दोस्तों देखिए, अब हम करने वाले हैं, समझाने वाले हैं, बात करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस को। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस भाई मैंने 4 भागों में बांटा इंपेरेटिव सेंटेंस को, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस 4 तरीके से ही बदले जाते हैं। वैसे तो एक सिंपल सा तरीका है, लेट का यूज कीजिए और अपना काम खत्म कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर जो आपके ऑप्शन में जो आंसर दिए हुए हैं उसमें लेट से रिलेटेड कोई ऑप्शन ही ना हो, तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब कौन सा चूज करूं कौन सा नहीं। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि भैया सिर्फ लेट से नहीं बनते, लेट से सिंपल वाले इंटेरोगेटिव, ये जो सॉरी इंपेरेटिव सेंटेंस भी 4 तरह के होते हैं और 4 तरीके से चेंज किए जाते हैं। डिपेंड करता है कि उनकी फीलिंग कैसी है। अब मैं कहता हूं ओपन द डोर, ये तो मैंने ऑर्डर दे दिया, डोर ओपन करो भाई। अब मैं वही बात कहूं प्लीज ओपन द डोर, है ना। अब मैं कहता हूं प्लीज ओपन द डोर, तो प्लीज में तो रिक्वेस्ट हो गई ना। तो अब ये लेट की तरीके से तो ना बदलेगा, लेट वाला नहीं होगा, ये होगा अलग तरीके से। वो तरीका क्या है अब बात करते हैं। पहले हम सिंपल वाले जो ऑर्डर कमांड वाले सेंटेंसेस की बात करें तो ओपन द डोर, तो सबसे पहले क्या आएगा लेट, फिर हमारा ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा लेट द डोर, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा बी, और फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ओपन। लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन। ऐसे ही इन्फॉर्म द टीचर, तो हम क्या लिखेंगे लेट द टीचर बी इन्फॉर्म्ड, लेट द टीचर बी इन्फॉर्म्ड। तो कुछ भी लिखा जा सकता है, मतलब कोई भी सेंटेंस हो ऐसा जिसमें प्लीज जैसी कोई बात नहीं की गई है, प्लीज जैसा वर्ड नहीं है, इन्हीं में अगर जो मैं प्लीज वर्ड का यूज कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, वो एक रिक्वेस्ट हो जाती है, वो ऑर्डर या कमांड नहीं होता। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को, हाँ अगर प्लीज नहीं है तो ऑर्डर या कमांड ही माना जाएगा, इसको रिक्वेस्ट नहीं मान सकते। रिक्वेस्ट करने के लिए हमारे पास एक बड़ा सुंदर सा खूबसूरत सा प्यारा सा वर्ड है, दैट इज प्लीज। तो प्लीज ओपन द डोर बोला जाएगा। जब प्लीज आ जाए सेंटेंस में तो हम इस तरीके से चेंज ना करते हुए हम करते हैं इस तरीके से, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। अब क्या है प्लीज हेल्प मी, तो हम क्या लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो प्लीज को गायब कर देंगे।
तो समझ में आया, जब भी हम प्लीज का यूज करते हैं तो प्लीज को गायब कर देते हैं, उड़ा देते हैं, साफ कर देते हैं, इस प्यारे से वर्ड को हम घर भेज देते हैं, बोले कि आपका कोई काम नहीं है, अब बाकी हम दूसरे तरीके से सेंटेंस को चेंज करने वाले हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। बड़ी सिंपल सी बात है यार, दो तरीके के मैंने आपको बताया, अभी दो तरीके के बाकी हैं। छोड़ना मत, जाना मत, वीडियो को लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। अगली वीडियो में नरेशन बताऊंगा पूरे के पूरे 3 घंटे का, 2 घंटे का, जितने का वीडियो बनेगा। अब देखो हेल्प द पुअर, अब पुअर की हेल्प करो, गरीबों की मदद करो। गरीबों की मदद करा तो एक सजेशन है, ना, एक मोरल ड्यूटी है गरीबों की मदद करना। लव योर कंट्री मोरल ड्यूटी है, सजेशन है, मतलब वो ऐसी बात जो सबके लिए है, सबके लिए कॉमन सजेशन है, सबके लिए एक मोरल ड्यूटी बनती है। ऐसी बात को हम इस तरीके से या इस तरीके से चेंज ना करते हुए हम करेंगे द पुअर should be help, the poor should be help, इस तरीके से पढ़ा जाएगा। लव योर कंट्री तो हम क्या करेंगे, योर कंट्री, यहां पर लव आवर कंट्री भी हो सकता है, ठीक है। योर कंट्री शुड बी लव्ड, योर कंट्री शुड बी लव्ड, तो ये वाला सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। क्या कमी है भाई इसमें, क्या मुश्किल है, इतना आसान है। बस ये बात अलग है कि आप रिवाइज करते रहिए। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। उसके लिए रिवीजन, और रिवीजन में भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप 2 घंटे की इस वीडियो को देख करके, 1.5 घंटे की इस वीडियो को देख करके आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर लेते हो, और नोट डाउन करने के बाद आप इसको जब भी रिवाइज करोगे तो पूरा का पूरा पैसिव वाला जो एक्टिव पैसिव वाला जो वॉइस वाला लेसन है आपका मैक्सिमम 15 मिनट्स में रिवाइज हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूं, गारंटी, आपका कोई भी क्वेश्चन जो आपके किसी भी एग्जाम में आएगा वो कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो मैं चीजें आगे कराने वाला हूं ना, और जितना मैं करा रहा हूं, इससे बाहर कभी क्वेश्चन आया ही नहीं, ना ही कभी आएगा। तो देखते रहिए। एडवाइस, अब एडवाइस देते हैं, एडवाइस देते वक्त हम जो यूज करते हैं, बी केयरफुल, बी केयरफुल भाई, ध्यान रखियो भाई, वर्क, अरे भाई मेहनत कर भाई, ये एडवाइस है, ये एक कॉमन सजेशन नहीं है, ये एक एडवाइस है जो मैं अरे ध्यान रखियो, वहां जाएगा तो कुत्ता काट लेगा। तो एडवाइस के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल, यू आर एडवाइज्ड टू बी केयरफुल। ऐसा, अब मान लो इसमें मैं ऐसे लिखने लग जाऊं, लेट से बना के देख लो, इसको लेट से बना के देख लो, बनेगा ही नहीं। और रिक्वेस्ट तो है ही नहीं, क्योंकि प्लीज नहीं है, कॉमन सजेशन नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या है, अब मैं ऐसे बोलता हूं, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। तो इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो 4 तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज हो सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है 4 तरीके से एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं। ये नहीं कि भाई एक ही तरीका उठा लिया और उसी सबको घुसा दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हो तो भैया फिर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन रह जाते हैं, और उन 1-2 क्वेश्चंस के रहने की वजह से ही आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है, और बस फिर पछताते रह जाते हैं। फिर यही सोचते हैं अब पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत। भाई ये काहे को चुगने दिया चिड़िया को खेत, आप मेहनत कीजिए। क्यों, किसी चिड़िया को, चिड़िया कौन, जो आपका दिमाग है ना चंचल, इधर उधर घूमता है, पढ़ाई में नहीं लगता, वो चिड़िया जैसा है। तो बस वो इधर उधर फड़कता रहता है और आप पढ़ते नहीं हो। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, तो पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। चलो आगे चलते हैं, आगे के किस टाइप के सेंटेंस हम कराने वाले हैं। देखो मैंने इंपेरेटिव सेंटेंस से आपको चारों तरीके बता दिए, चारों तरीके से मैंने 2-2 एग्जांपल करा दिए, मैंने 8 एग्जांपल भी करा दिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट तरीका क्या है, नेक्स्ट हमने क्या चीज देखनी है, ठीक है। तो ये तो इंपेरेटिव हो गए, इंटरोगेटिव हो गए, सिंपल हो गए, नेगेटिव वाले भी हो गए, लेकिन अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है।